हाय स्मार्ट पीपल। दिल से स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ के अंदर जिसको हमने बड़े प्यार से बनाया है। और इस सीरीज़ में हम 3000 सवाल लगाने वाले हैं 100 दिनों के अंदर। और इस तरीके से हम आपकी नीट की प्रिपरेशन जो है सवालों के थ्रू कर रहे होंगे। आज डे नंबर 2 है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जहाँ पे हम 30 सवाल और लगाने वाले हैं। कल भी हमने 30 सवाल लगाए थे। आने वाले नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी 30 सवाल लगेंगे और इस तरीके से हम सर्कुलेटरी चैप्टर को रैप अप करेंगे और फिर एक नया चैप्टर उठाएंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गोइंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपसे क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यार पेन कॉपी लेके आप बैठे होंगे, प्रॉपरली सवाल को देखेंगे और इसके बाद इसका आप सॉल्यूशन जो है वो नजर मारेंगे। राइट। सवाल नंबर 1 आपसे कह रहा है, पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। कैरोटिड आर्टरी सप्लाईज। कैरोटिड आर्टरी क्या सप्लाई करती है? अब पहली बात तो यहाँ पे देखो, दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला है कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है कोरोनरी आर्टरी। तो इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि ये करते क्या है, फिर हम इसके और बातें इसके बारे में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस कैरोटिड आर्टरी, है ना। कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना, ये एक ऐसी आर्टरी है जो कि आपके हार्ट से निकल के आपके ब्रेन तक जो है ब्लड को सप्लाई करती है। ये जो गर्दन होती है ना, यहाँ से निकल के, कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पल्स चेक यहाँ से भी करते हैं। सो वी हैव अ कैरोटिड आर्टरी जो कि आपके ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके ब्रेन तक सप्लाई करेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये करती क्या है, तो ये जो है इट सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। सेकेंड अगर हम बात करें, एक वर्ड और आता है ऐसे हमारे सामने जो कि होता है कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये आपके हार्ट की आर्टरीज हैं। मतलब देखो, आपको पता है कि आपका हार्ट जो होता है बेसिकली वो ब्लड सप्लाई करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। लेकिन आपका हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, वो भी तो काम कर रहा है, उसको भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए ना, बिकॉज ब्लड इज टेकिंग ऑक्सीजन। तो आपके हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो आपके हार्ट तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? तो आपके हार्ट के पास खुद की ब्लड वेसल्स होती हैं एंड वी कॉल देम कोरोनरी आर्टरीज, जो कि उसके पास ऑक्सीजन लेके आती है एंड कोरोनरी वेन्स जो है वहां से वो ब्लड कलेक्ट कर लेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो दूसरे वर्ड क्या है, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या होती है? ये आप कह सकते हो ब्लड वेसल ऑफ हार्ट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। होपफुली दैट्स क्लियर टू यू। तो इन दोनों शब्द का मतलब आपको आना चाहिए प्रॉपर्ली। और अगर हम इस सवाल पे वापस आए, तो अगर मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊं तो इट्स लाइक, अगर ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, तो ये वाली जो आप ब्लड वेसल देख पा रहे हैं ना, ये आपकी आयोटा है जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और इस तरीके से ऊपर जाएगी। लेकिन जाने के बाद ना ये अपनी फर्दर 3 डिविजन्स बना लेती है। तो यहाँ पे इसकी 3 डिविजन्स बनेंगी जो कि आपके नेक के थ्रू आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करेंगे। तो दिस इज पर्टिकुलरली यू कैन से ये आपकी कैरोटिड आर्टरीज ऊपर जा रही होंगी, तो दीज आर कैरोटिड आर्टरीज। वहीं जो हार्ट के ऊपर पाई जाएंगी ब्लड वेसल्स, उससे आप कहते हो कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो फिर नाउ इट्स क्लियर टू यू। एंड अगर सवाल पे हम वापस आएंगे तो हम कह सकते हैं कि कैरोटिड आर्टरी क्या सप्लाई करती है? तो आर्टरीज हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी। नाउ किसको सप्लाई करेंगी? किडनी को, हार्ट को, लिम्स को या फिर ब्रेन को? सो वी ऑल नो इट सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। तो अब सवाल को करना आसान हो गया है हमारे लिए क्योंकि हमने दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट मेक श्योर टू राइट दीज 2 वर्ड्स इन समवेयर इन द नोटबुक, बिकॉज अगेन अगर मैं आपसे यही सवाल 10 दिन बाद वापस पूछूंगा कि आप बता पाएंगे? शायद नहीं। तो इसलिए आपको ये बातें लिखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड कीजिए प्रॉपर्ली, खुद से अटैम्प्ट मारिए, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं। कह रहा है डीऑक्सीजेटेड ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट इज कैरीड बाय। तो आपकी जो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करेगा? बिकॉज एज आई मैंशनड यू कि यार आपका हार्ट भी तो काम कर रहा है ना, वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है, उसकी सेल्स भी रेस्पिरेशन कर रही है, वो भी CO2 बना रही होंगी, है ना। तो जो आपके हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कौन कलेक्ट करेगा? तो आई टोल्ड यू कि जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें आप क्या कहते हो, कोरोनरी या कैरोटिड? जस्ट नाउ वी डिस्कस, वी कॉल देम कोरोनरी। तो कोरोनरी वेन या कोरोनरी आर्टरीज। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें सवाल में, तो कोरोनरी साइनस होगा जो कलेक्ट करेगा, इंफीरियर वेना कावा होगा, सुपीरियर वेना कावा या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो पहले हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, राइट, इसमें ये बाकी टर्म्स क्या है इनका मतलब एक बार समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए सवाल अगेन आसान हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये एक हार्ट की रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इंफीरियर वेना कावा कहाँ से आ रही होगी? आप कह सकते हो लोअर पार्ट
या फिर लोअर लिम्ब से आ रही होंगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, एंड यहीं ऊपर से कौन आ रही होगी, सुपीरियर वेना कावा, है ना, जो कि आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आती है, और लोअर पार्ट से कौन लेके आती है, इन्फीरियर। देन वी हैव पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी आपके राइट वेंट्रिकल से और आपके लंग्स तक पहुंचेगी, राइट। तो वी कैन से यहां से जो ब्लड वेसल निकलने वाली है और कहां तक, लंग्स तक। सो दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। रही बात ये लास्ट वर्ड की, ये लास्ट वर्ड क्या है, विच इज कोरोनरी साइनसेस। नाउ यही है हमारे इस सवाल की जान। तो अगर मैं आपको प्रॉपर हार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा। तो ये जो आपका हार्ट की रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपके एट्रियम हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपका इस तरीके से कोरोनरी आर्टरीज फैली होती हैं जो कि आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेंगी। और इस जगह पे आप देखेंगे तो ये होता है कोरोनरी साइनसेस। यहाँ पे आपकी कुछ वेन्स स्प्रेड हो रखी होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं और कलेक्ट करती हैं आपके हार्ट से। सो हियर वी हैव द कोरोनरी साइनसेस। ठीक है, लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट विद डिफरेंट कलर, कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस जो है ये क्या है, ये बेसिकली कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट। तो बेसिकली दीज कलेक्ट deoxygenated blood from heart। तो ये हार्ट से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी करती है। होपफुली ये सवाल आपको अगेन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आता है नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉर्डाई टेंडने। इनमें से क्या बात सही नहीं है कॉर्डाई टेंडने के बारे में, ये हमें समझना है। अब इस सवाल में वापस क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नए शब्द आते हैं, है ना। वो शब्द वापस शायद आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो शब्द मैं आपको पहले से समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी इस सवाल का जवाब आता है तो देखिए फटाफट से और फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को, नहीं आता है तो साथ में सीखते हैं, है ना। देखिए, तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो पहला शब्द क्या है इसमें, विच इज़ अबाउट द कॉर्डाई टेंडने। तो आपको 3 वर्ड्स बता रहा हूँ, वो 3 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। पहला है आपके पास एट्रियम में, देखो मैंने कुछ ना रिजेस बनाई है, कुछ मतलब इरेगुलर वॉल्स बनाई हैं, गलती से नहीं बनाई, होती हैं ऐसी वॉल, राइट। तो ये जो इरेगुलरिटी है एट्रियम में, इसे आप कहते हो मस्क्यूलाई, ठीक है, मस्कुलाई पैक्टिनिटी। वहीं अगर आप देखोगे तो जो आपके वेंट्रिकल्स में ये इरेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वी कॉल देम कॉलमनार कॉर्ने। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि यार इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर ना कुछ मसल्स लगी पड़ी हैं, कुछ लाइक आउटवर्ड प्रोजेक्शंस है, कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वी कॉल दीज हुक लाइक स्ट्रक्चर्स एज, इन्हें आप कहते हो पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। और लास्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो हैं आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो आपके वेल्व को होल्ड करके रखेंगे, एंड द नेम ऑफ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉर्डाई टेंडने, कॉर्डाई टेंडने। ये वही पार्ट है जिसके बारे में हमारा सवाल यहाँ पे बात कर रहा है। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। तो देखो, दे आर द स्ट्राइप फाउंड्स इन द मसल फाइबर्स। क्या ये मसल फाइबर्स की स्ट्राइप्स हैं? सवाल को देखे ना, इतना तो देखो हम पता लगा सकते हैं कि सवाल सर है आपके कार्डियक मसल्स के बारे में। सवाल किस बारे में है? कार्डियक मसल्स के बारे में। और ऑप्शन नंबर ए आपको क्या दर्शा रहा है? ये आपको बता रहा है स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो जो ऑप्शन है जब वही मैच नहीं कर रहा सवाल के साथ, तो ये जवाब कैसे हो सकता है? ये जवाब तो होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, विच मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि भाई अगर सिंपल सी बात की जाए कि आपकी मसल फाइबर्स कहाँ पाए जाएंगे, स्ट्राइएशन, अनस्ट्राइएशन, ये कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल्स के अंदर, राइट। तो बेसिकली आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज द ऑप्शन विच इज टेलिंग यू अबाउट द स्केलेटल मसल्स। बात किसकी हो रही है? कार्डियक मसल्स की, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर अटैच टू द वेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शंस की अगर हम बात करें किसके, कॉर्डाई टेंडने के, तो इसका पहला काम क्या होता है कि बेसिकली अगर फंक्शंस में यहाँ पे लिख दूं तो इट प्रिवेंट कोलेस्पिंग ऑफ वेल्स। तो ये वेल्स की कोलेस्पिंग, लाइक अगर आपकी ऐसी वेल्व है, ऊपर से नीचे ब्लड जा रहा है, तो ये वेल्स ओपन होंगी, क्लोज होंगी। ये वेल्व वापस ऐसे ऊपर ना आ जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इससे बचाता कौन है? कॉर्डाई टेंडने। दूसरा आप कह सकते हो कि ये होता क्या है, तो जो कॉर्डाई टेंडने है ना,
इसको आप स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट भी बोल सकते हो, या फिर इसे आप कह सकते हो कि दीज आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स। फाइन। तो अगर हम सवाल पे आए तो यार दे आर अटैच टू द वेल्स, बिल्कुल सही है, ये आपके वेल्स के साथ अटैच होंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल के साथ। दे रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ वेल्स, हाँ बिल्कुल सही है, ये रेगुलेट करते हैं व्हेन टू ओपन और व्हेन नॉट टू ओपन। दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ वेल्स, ये भी सही है ना। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड सिखाए मैंने आपको। पहला यू कैन से फर्स्ट वन मस्कुलर पैक्टिनिटी, सेकंड कोलमनार कॉर्डने, तीसरा कॉर्डाई टेंडने और चौथा पेपिलरी मसल्स। ये तीनों चारों वर्ड्स आपको ध्यान रखने होंगे अपनी इस जर्नी के दौरान। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग विच इज नॉट डिटेक्टेड इन ईसीजी। ईसीजी में इनमें से क्या डिटेक्ट नहीं होता। तो फुली क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, खुद से अटेम्प्ट कर लिया है, साथ में सॉल्व करते हैं। तो ईसीजी है क्या सर, मैं आपको फटाफट से बता दूं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात हो रही है, ग्राम शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये आपका ग्राफ है, उल्टा होता है। अब क्यों किया साइंटिस्ट ने ऐसा मुझे नहीं पता, यू कैन आस्क टू देम, मगर हाँ अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाए दैट मीन्स इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर कहा जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ना, ये मशीन है। हाँ, ये क्या है, ये मशीन है। हाँ सर इतना उल्टा क्यों दिया है अभी ये मुझे नहीं पता है ना, यू कैन आस्क टू देम। वेल दिस इज व्हाट द सिंपल मीनिंग ऑफ ईसीजी। ये आपकी एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट कर सकती है। क्या क्या दिखाती है ये आपको, तो ये आपको इस तरीके से कुछ वेव्स दिखाएंगी। पहली होगी पी वेव, फिर होगी क्यू आर एस वेव, और फिर होगी टी वेव। ठीक है, तो पी क्यू आर एस और टी वेव, इसमें से पी क्यू आर एस टी वेव क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जो आपकी पी वेव है, क्यू आर एस है और टी वेव है, तो ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वाली पी वेव आपको बताएगी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, वहीं दूसरा क्यू आर एस दिखाएगी आपको डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड टी वेव दिखाएगी आपको रीपोलराइजेशन। क्या सर, रीपोलराइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ सेम वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अब सवाल पे आते हैं। हमने कुछ काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। सवाल अगर देखा जाए तो कह रहा है एरिदमिया। एरिदमिया क्या होता है, इट इज़ बेसिकली जब आपके एसे नोड ठीक से काम नहीं कर रहे होते, और एसे नोड कहाँ पाए जाते हैं, एट्रियम के अंदर। तो एट्रियम के अंदर एसे नोड हैं जो कि इंपल्स जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट। तो अगर हार्ट में एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पा रही है, इसका मतलब पी वेव जो है वो ठीक से नहीं दिखेगी। तो अगर कोई दिक्कत आती है पी वेव के अंदर, इसका मतलब कि एरिदमिया हो रखा है, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विच इज हार्ट अटैक। तो अगर हार्ट अटैक आएगा है ना, तो उसमें क्या होगा, आपके बेसिकली हार्ट की पंपिंग या हार्ट की जो बीट्स हैं वो अफेक्ट होंगी, और हार्ट की बीट्स जो है वो आप क्यू आर एस वेव से दिखा सकते हो। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर हार्ट बीट। ठीक है, इट टेल्स यू हार्ट बीट। तो अगर ये इसमें गड़बड़ है तो आप पहचान लोगे। नेक्स्ट, हार्ट ब्लॉक, अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली आपके हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से बीट करेगा, अगेन नंबर ऑफ इंपल्सेस इंक्रीज हो सकती हैं, तो QRS बता देगा। लेकिन वेवुलर डिफेक्ट, अगर जो हार्ट की वेल्स है ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, इनमें कोई दिक्कत आ गई ना, तो ECG मशीन उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपकी ECG वेव डिटेक्ट नहीं कर सकती, सोच के बताओ क्या। वो है आपके रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता है ना, बिकॉज ECG मशीन ये 3 चीज दिखाती है, लेकिन क्या वो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम दिखाती है, नहीं। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दिखाती है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दिखाती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम दिखाती है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम नहीं दिखाती, तो वो भी हमारा सही आंसर हो सकता था। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या कह रहा है। मस्कुलर रिजिस ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ एट्रिया। एट्रियम के जो इंटीरियर सरफेस में जो रिजिस पाई जाती हैं, व्हाट डू वी कॉल देम। अब नाउ आई हैव टोल्ड यू, 4 शब्द सिखाए थे मैंने आपको, है ना। उसमें से पहले वाले की मैं बात करूं, अगर देखो आपको सवाल का जवाब आता है तो सीधे
वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नहीं आता है तो साथ सीख रहे हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी को भी। देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, हम कह सकते हैं सिंपली, आपके पास एक तो वर्ड था मस्क्यूलाई पैक्टिनेटी या पैक्टिनेट, और एक वर्ड हमने पढ़ा दैट इज योर कॉलमनार कॉर्ने। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को समझो पहले तो। मस्कुलर पैक्टिनेटी क्या है, दीज आर द रिजेस ऑन इंटीरियर सरफेस ऑफ एट्रिया। एट्रियम के अगर इंटीरियर सरफेस में रिजेस हैं तो उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो मस्कुलर पैक्टिनिटी। लेकिन वहीं अगर रिजेस पाई जाएंगी किसमें, इंटीरियर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल्स, देन यू कॉल इट एज कॉलमनार कॉर्ने। तो और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है ट्यूबुलर या ट्रेबिकुलाई। ठीक है, तो ट्रेबिकुलर कॉर्ने या फिर आपके कॉलमनार कॉर्ने आर द पार्ट ऑफ योर वेंट्रिकल्स एंड मस्कुलर पैक्टिनिटी इज अ पार्ट ऑफ योर एट्रियम। सवाल किस बारे में, ये सोच के देखिए, सवाल बात कर रहा है एट्रियम के बारे में, तो आप कह सकते हैं मस्कुलर पैक्टिनिटी जो है वो पार्ट है एट्रियम का, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। आपको पता है कि एंडोकार्डियम कहाँ होगा, ये आपको पता है वॉल्स ऑफ हार्ट है। इसके अलावा ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहाँ पाए जाएंगे, पैपिलरी मसल्स, और ये पाए जाएंगे वेंट्रिकल्स में। ये आपके वेंट्रिकल्स का पार्ट होते हैं। फाइन, सो शेयर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं आपसे, इन मैमल्स द ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल इन द राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाय। तो पोस्ट केवल वेन क्या होती है, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, देन यू कैन जस्ट टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, पहले इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं, फिर हम सवाल के जवाब पे आएंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इस सवाल का जवाब आता भी है ना, तो भी इस वाले सवाल का सॉल्यूशन देखो एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नई बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि सर ये पोस्ट केवल वेन क्या होती है। तो वी हैव टू वेन्स, पोस्ट केवल एंड प्री केवल। ठीक है, तो पोस्ट केवल वेन क्या होती है, पहले इसको देखते हैं एक बार। तो हो सकता है शायद आपको ये नाम ना पता हो, लेकिन जैसे ही मैं इसी शब्द का दूसरा नाम बताऊंगा वो आपको इजीली क्लिक कर जाएगा माइंड में। क्या है, तो पोस्ट केवल वेन का दूसरा नाम होता है सुपीरियर वेना कावा। इट्स एक्चुअली इंफीरियर वेना कावा, सॉरी। तो क्या होता है, ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और वहीं प्ली केवल वेन जो होती है इसका नाम होता है क्या, सुपीरियर वेना कावा। तो नाउ द क्वेश्चन बिकम वेरी इजी फॉर यू, राइट, क्योंकि आपको पता है कि यार पोस्ट केवल और प्री केवल क्या होती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल, अब ये क्या है, तो वही सिंपल सी बात है, अगर ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राइट एट्रियम है इसके अंदर क्या होती है आपकी, एक तो होती है ऊपर से आ रही होती है ब्लड वेसल, और एक नीचे से। जो लोअर पार्ट से लेके आएगी उसे आप कहोगे इंफीरियर वेना कावा या फिर पोस्ट केवल, और जो ऊपर से आएगी उसे आप कहोगे प्री केवल। ठीक है, अगर इनकी वेल्स की बात की जाए, बिकॉज क्वेश्चन वेल्स के बारे में है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार जो आपकी ऊपर से जो ब्लड वेसल आती है ना, वो जब राइट एट्रियम में ओपन करती है, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यार जो आपकी जो प्री केवल है ना, सुपीरियर वेना कावा, ये एक एंगल पे ओपन करती है राइट एट्रियम के अंदर, और एंगल पे ओपन करने की वजह से इसके पास कोई वेल्व की जरूरत नहीं है। बिकॉज जैसे ही आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो साथ में ये जो वेल्व आई थी ये वेल्व अपने आप से बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वेल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एंगल पे लाई कर रही है। वहीं बात की जाए पोस्ट केवल, जो कि इंफीरियर वेना कावा है, ये किसी एंगल पे लाई नहीं करती, तो इसीलिए इसको वेल्व की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी वेल्व का नाम होता है ऑस्टेचियन वेल्व। ठीक है, तो क्या इसके पास वेल्व है, यस सर, इट हैज ऑस्टेचियन वेल्व। बात की जाए इसके पास, तो इसका कोई वेल्व है क्या, नो, इसके पास कोई वेल्व नहीं है। अच्छा, जो राइट एट्रियम है उसके पास एक और वेल्व होती है, तो कहीं यहां पे कोरोनरी वेन ओपन होगी। कोरोनरी वेन, याद करो क्या थी कोरोनरी वेन, एक ऐसी ब्लड वेसल जो कि आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है, या फिर हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गन, उसे भी चाहिए, वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग होती है कोरोनरी वेन की, जो कि आपके हार्ट के जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड था उसको यहाँ पे डाल देगी। तो वी कैन से यहाँ पे एक ओपनिंग है, तो यहाँ पे भी वेल्व होनी चाहिए। तो इसकी जो वेल्व होती है ना, इसकी वेल्व का नाम है थेबेशियन वेल्व, शायद ये आपको ना पता हो।
तो वी कैन से हमने देखा, अगर हम समराइज करें इस बात को कि यार जो आपका एक नोट पॉइंट है दैट इज अबाउट वेल्व्स इन एट्रियम। कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। तो दो वेल्व के हमने नाम पढ़े और एक तो होती नहीं है ना। पहली वेल्व कौन सी है? ऑस्टेचियन, और एक होती है थेबेशियन, थेबेशियन वेल्व। ठीक है, तो ये दो वेल्व जो है ये आपके राइट एट्रियम में पाई जाएंगी, और आपको पोस्ट केवल प्री केवल भी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दैट इज इन्हीं से मिलता जुलता ना एक नाम और होता है जो नाम शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो वो क्या है? ये तो क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। इसका आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंपली हम कह सकते हैं कि ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल यहाँ पे कौन सी होती है? ऑस्टेशियन वेव। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है सर? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि यार जो एक दो नाम और होते हैं। एक तो नाम है आपका राइट सबक्लेवियन वेन, और एक नाम है आपका लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो ये दो वेन्स और पाई जाती हैं जो कि बिलो क्लेविकल पाई जाएगी। ठीक है, क्लेविकल क्या होती है? कॉलर बोन। तो कॉलर बोन के नीचे आपकी दो वेन्स और होती हैं और उनका नाम सिमिलर है, राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन। और ये क्या है? पोस्ट केवल एंड प्री केवल। तो नाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, दैट्स मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग द थिक मसल प्रोजेक्शंस ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज। वेंट्रिकल्स की वॉल पे जो थिक प्रोजेक्शंस हैं व्हाट डू वी कॉल देम? तो सेम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैं यहाँ भी बना रहा हूँ और वहाँ पे वो 3 नाम मेंशन कर दूंगा मैं, जो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले से आते होंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर थे। इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? सबसे पहला यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है आपके जो इरेगुलर रिजेस हैं, वी कॉल देम एज मस्क्यूलाई, मस्क्यूलाई पैक्टिनिटी या पैक्टिनेट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो आपकी इरेगुलर प्रोजेक्शन है वी कॉल देम कॉलमनार कॉर्डने, कॉलमनार कॉर्डने। और तीसरा यहाँ पे जो आपकी पेपिलरी मसल्स होंगी वी कॉल देम, बेसिकली दीज मसल्स आर कॉल्ड एज पेपिलरी मसल्स। और इनसे अटैच होंगे क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपके इन वेल्व के साथ जुड़े हुए होंगे। दीज आर कॉर्डाई टेंडनी। फाइन, तो हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि सवाल को देखा जाए तो कौन कौन सी प्रोजेक्शंस या फिर ऐसे इरेगुलर वॉल्स जो हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी? वेंट्रिकल्स की कॉलमनार कॉर्डने हैं और एट्रियम की मस्कुलाई पैक्टिनेटे। ये किसकी बात कर रहा है? ये वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है। तो वेंट्रिकल्स में क्या होती है? कॉलमनार कॉर्डने। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सर ये 2 शब्द क्या हैं जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं? कॉनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं तो देखो, ये ना आपके एक टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। तो आपको पता होंगे कि यार हमारे पास जो फिशेस हैं उनके पास भी हार्ट है, एम्फीबियंस के पास भी हार्ट है, रेप्टाइल्स के पास भी हार्ट है। तो इन सबके पास जो हार्ट होता है ना, उनके पास कुछ एसेसरी चैम्बर्स भी होते हैं। मेन चैम्बर्स तो हैं, कौन कौन से? एट्रियम, वेंट्रिकल। उसके अलावा भी कुछ एसेसरी चैम्बर्स पाए जाते हैं, उनका नाम है कोनस आर्टेरियोसस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो इट्स लाइक अगर हम बात करें जो आपकी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, राइट, कुछ रेप्टाइल्स हैं, सारे नहीं, कुछ रेप्टाइल्स जो हैं इनके पास देखा जाए ना तो इनके पास कुछ एसेसरी चैम्बर्स पाए जाते हैं, एंड दोज एसेसरी चैम्बर्स आर कॉल्ड एज, 2 होते हैं इनके पास एसेसरी चैम्बर। एक को आप कहते हो ट्रंकस आर्टेरियोसस और एक को आप कहते हो लिगामेंटम आर्टेरियोसस। एक होता है वीनस साइनसिस, वीनस साइनसिस, और एक होता है कोनस आर्टेरियोसस। कोनस या इसी को ट्रंकस भी कहते हैं। फाइन, तो ये क्या है? ये दोनों ही सेम नाम है जो कि आपके इन फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाए जाएंगे, एंड दे आर सेम। ठीक है, तो
एक तो होते हैं कॉनस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस और एक होते हैं आपके वीनस साइनसेस एंड कॉर्डाइट एंड आपको बताया अगेन ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है इन मैमेलियन एम्ब्रियो द पल्मोनरी आयोटा कम्युनिकेट्स विद कैरोटिड सिस्टमिक आयोटा। तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है और जो सिस्टमिक आर्टरी है दोनों कम्युनिकेट करती है किसकी मदद से? जो कनेक्शन एडल्ट में है क्या कहते हैं उसको? सोचिए। तो सवाल अच्छा है ना? खुद से रीड करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आपने पॉज किया होगा, वीडियो को खुद से देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द हमें समझने हैं। पहला शब्द जो है वो है आपका लिगामेंटम आर्टेरियोसस, और एक वर्ड है आपका दैट इज डक्टस आर्टेरियोसस। मैं आपको पहले ही बता दूं क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले कि जो आपके पास डक्टस आर्टेरियोसस है ये आपके एम्ब्रियो में पाया जाता है और ये आपके एडल्ट में पाया जाता है। ठीक है, आइए एक बार स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी आयोटा जो मैं इस टाइम पे हाईलाइट कर रहा हूं, और येलो रंग से क्या आपके पास ये है पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज व्हाट pulmonary artery and this one is aorta। आप देखेंगे ना अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन होता है एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज डक्टस आर्टेरियोसस, लेकिन किसमें? इन एम्ब्रियो। फिर जैसे ही एम्ब्रियो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना तो ये डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है ये फिल हो जाता है एंड नाउ देयर इज नो कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड उस साइन को, उस बेसिकली एक तरह का जेस्चर, एक तरह का साइन वहां पे रह गया है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक कनेक्शन था, तो एडल्ट में उसे कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तो आपसे पूछूं कि बताओ लिगामेंटम आर्टेरियोसस क्या दर्शाता है? तो लिगामेंटम आर्टेरियोसस दर्शाता है कि यार बचपन में हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट था। अब पूछो डक्टस आर्टेरियोसस क्या है? तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है ये कनेक्शन है पल्मोनरी एंड आयोटा के बीच का। अंडरस्टूड? तो हम कह सकते हैं कि लिगामेंटम आर्टेरियोसस कब होता है? एडल्ट में होता है। और क्या दिखाता है? तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स डक्टस आर्टेरियोसस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट था, ये इस बात को दिखाता है। कब होता है? एडल्ट में पाया जाता है, प्रेजेंट इन एडल्ट। वहीं एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होता है? तो एम्ब्रियो में होता है डक्टस आर्टेरियोसस विच इज द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आयोटा। फाइन, तो शेयर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। हम सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं। पूछ रहा है कि कनेक्शन है किसके बीच में? आयोटा और पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आयोटा के बीच में कनेक्शन जो है एडल्ट में उसे क्या कहते हैं? तो एडल्ट में आप उसे कहते हो क्या? लिगामेंटम आर्टेरियोसस। सिंपल, दिस इज द आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कॉन्सेप्ट को समझिए एंड देन सवाल विल नॉट बी लाइक डिफिकल्ट फॉर यू। और पहली बात तो हम कॉन्सेप्ट कवर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम चैप्टर को भी साथ साथ रिवाइज कर पाएँ। तो अगर आपको इन सवालों का जवाब पहले से आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, है ना, और फॉरवर्ड करके आप क्वेश्चन को टाइम कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार सॉल्यूशन भी साथ साथ मैं सुन लूँ, कुछ नई बातें पता लग जाए, तो यू कैन वॉच द सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग विच टर्म डू नॉट अप्लाइज टू ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कौन सी बात अप्लाई नहीं होती है? तो क्वेश्चन खुद से रीड कर लिया। देखें यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो है न्यूरोजेनिक और एक है मायोजेनिक। याद रखिएगा कि जो मायोजेनिक हार्ट है ना वो हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट को ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है बीट करने के लिए, इम्पल्स जनरेट करने के लिए। हमारा हार्ट खुद से इम्पल्स जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में देखेंगे ना तो इस वीडियो के अंदर आपको ना एक हार्ट बीट करता हुआ दिख रहा होगा जो कि बॉडी के बाहर रखा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है। क्योंकि आपका जो हार्ट है ना वो ब्रेन के कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपने उसे जैसी बॉडी से बाहर निकाला तो वो बीटिंग बंद कर देगा। नो, आपका हार्ट खुद से इम्पल्स बना सकता है, वो खुद से बीट कर सकता है, उसे ब्रेन के इम्पल्स की या ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। फाइन,
दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट एक ऐसा हार्ट है जो कि ब्रेन के कंट्रोल में होगा, जो कि आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। एंड उनका हार्ट जो होगा बेसिकली अगर उससे बॉडी से बाहर निकालेंगे तो वो स्टॉप कर देगा बीटिंग। तो वी कैन से न्यूरोजेनिक हार्ट को एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस टू बीट। वहीं मायोजेनिक हार्ट को नो एक्सटर्नल इम्पल्स या स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू बीट। फाइन, ये है आपका मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट। अगर हम इस सवाल पे वापस आए तो सवाल में देखो कौन कौन से वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है? ऐसे नोड, राइट, ऐसे नोड जो कि आपको पता है कि 70 to 75 बीट्स पर मिनट तक का इंपल्स जनरेट कर सकता है। मिट्रल वेल क्या होती है? मिट्रल वेल आपको पता है कि इट इज बाइकस्पिड वेल, और ये किसके बीच का कनेक्शन है? दिस इज वी कैन से प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। तो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के बीच में क्या होती है? बाइकस्पिड वेल पाई जाती है। इसके अलावा फोर्थ चैम्बर आपको पता है हमारा हार्ट कैसा होता है? फोर्थ चैम्बर होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है ये ह्यूमन हार्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। कह रहा है हार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। हार्ट ऑफ हार्ट क्या होता है? तो हार्ट ऑफ हार्ट मतलब आपके हार्ट का हार्ट कौन होता है? तो ये आपका अगेन टॉपिक से रिलेटेड है, विच इज सिंपली यू कैन से इम्पल्स कंडक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट में जो इम्पल्स कंडक्शन है वो किस प्रकार होता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आने वाले हैं। सबसे पहला आपके पास आएगा ऐसे नोड, सेकेंड वी हैव ए बी नोड, थर्ड वी हैव बंडल ऑफ हिश गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, या किसी को आप ए बी बंडल भी कहते हो। याद रखना कि ए बी नोड अलग है, ए बी बंडल अलग है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास परकुंजे फाइबर्स। ठीक है, परकुंजे फाइबर्स। तो इसमें से जो आपका ऐसे नोड है इसे आप कहते हो क्या? हार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट ऑफ हार्ट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज पहली बात तो इट कैन जनरेट इम्पल्स बाय इट्स ओन। ये अपने इम्पल्स खुद से बना सकता है एंड एट अ वेरी हाई स्पीड। कितनी स्पीड? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू 70 से 75 बीट पर मिनट। इस रेट से ये अपने इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हार्ट या फिर पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर। पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। फाइन, तो ये सारी बातें हैं आपके ऐसे नोड के बारे में, और ऐसे नोड को ही हम कहते हैं क्या? हार्ट ऑफ हार्ट। दिस इज व्हाट वी कंप्लीट हियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। सेइंग द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व इनरवेटिंग द हार्ट इज कॉल्ड एज। वेगस नर्व जो आपके हार्ट के अंदर आ रही होती है उसे बेसिकली वी कैन से क्या काम क्या करती है वो? तो पहली बात तो आपको पता है कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती है ना। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या होगी? वेगस नर्व जो है इट इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, वेगस नर्व जो है आपके क्रेनियल नर्व का पार्ट होते हैं। वी हैव 12 क्रेनियल नर्व्स, राइट? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डोसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लैप्सोफेरेंजियल, वेगस, हाइपोग्लिसल। तो मल्टीपल्स हमारे पास क्या है? क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। तो उनमें से एक नर्व कौन सी है आपकी? दैट इज योर वेगस नर्व। अब ये जो नर्व है ना, ये कहाँ से कहाँ आती है? तो वी हैव दिस ब्रेन हेयर एंड वी हैव द हार्ट हेयर। ठीक है, ऐसा हार्ट होता है हमारा। तो यहाँ से जो आपके पास ये जो नर्व आ रही है ना, ब्रेन से आता है, जैसे आप कहते हो वेगस नर्व। और ये जो वेगस नर्व है ये क्या कैरी करती है? तो इट बेसिकली इट कैरीज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइलकोलाइन।
और ACH। और ACH जो होता है ये आपकी हार्ट बीट को डिक्रीज या फिर रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, आपके ब्रेन से आपके हार्ट में थोड़ी थोड़ी टाइम में ACH को छिड़का जाता है, जिस वजह से आपकी जो हार्ट की जो बीटिंग है ना वो कंट्रोल्ड रहती है। मैंने आपको बताया कि आपका हार्ट खुद से बीट कर सकता है ना, वो अपने इम्पल्स खुद से बना सकता है, उसे ब्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बीटिंग को रिदम में लाने के लिए उसे ब्रेन की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज बेसिकली डन बाय विद द हेल्प ऑफ ACH। ACH एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कॉन्टिन्यूसली आपके हार्ट के ऊपर छिड़का जाएगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट की जो बीट्स है, हार्ट की जो बीटिंग है वो कंट्रोल हो पाएगी। फाइन, तो वी कैन से जो आपका वेगस नर्व है वो ACH लेके आती है और इट रिड्यूसेस द हार्ट बीट। डन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग P waves of ECG indicate। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, दिस इज द वेव्स वी हैव P Q R S देन T, ठीक है। तो P Q R S T, तो ये जो वेव्स हैं आपके पास, इसमें से P वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो ये जो आपकी P वेव है ये पहली बात तो डीपोलराइजेशन बताएगी आपको, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। सेकेंड, या आप कह सकते हो कि वी कैन से सिस्टोल ऑफ एट्रिया, है ना, या तो ये बता सकती है आपको ये। तो दो चीज़ें जो आपकी ये P वेव इंडिकेट करती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एसे नोड, हाँ भाई, जब आपका एसे नोड एक्टिवेट होगा तभी तो आपके एट्रियल सिस्टोल आएगा ना, तो यही बता रही है आपको, ठीक है। सेकंड, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मसल्स, बिल्कुल सही है, जैसे आपका एसे नोड एक्टिवेट होगा, एसे नोड की एक्टिवेशन की वजह से आपके एट्रियम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, दैट्स कॉल्ड सिस्टोल, ये बता रही है आपको। तो दोनों ही बातें सही है, कोई गड़बड़ नहीं है सर इसमें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन फ्रॉम AV नोड टू पकुंजे फाइबर। तो इसके लिए मुझे आपको एक बार हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा वापस। तो लेट्स टेक अ स्क्वायर हार्ट। इसमें देखो यहां कहीं होता है क्या, एसे नोड, यहां कहीं होता है हमारे पास AV नोड, इनसे आगे फिर कौन फैलते हैं, बंडल ऑफ हिश, जो कि आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होंगे, और उसके बाद स्प्रेड हो जाएंगे आपके पकुंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स के अंदर। फाइन, दीज आर बंडल ऑफ हिश एंड दीज आर पकुंजे फाइबर्स एंड दिस इज बंडल ऑफ हिश, ओके। तो ये आपके पास हो गए चारों पार्ट्स। यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन फ्रॉम AV नोड टू पकुंजे फाइबर्स, AV नोड से परकुंजे फाइबर्स तक, ठीक है। मतलब ये जो बंडल ऑफ हिश की बात कर रहा है, क्या ये P वेव रिप्रेजेंट करता है, नहीं। यहाँ पे कंडक्शन वेंट्रिकल्स में हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कौन दिखाता है, QRS वेव दिखाती है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो QRS वेव से रिलेटेड होगा, ना कि P वेव से। लास्ट कह रहा है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, होता ही नहीं है ना, आपके पूरे इस ECG के अंदर रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से नॉट पॉसिबल, नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन ECG, ठीक है। बाकी यू कैन से इट्स अबाउट योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो QRS वेव। फाइन, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका सही है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड कैन बी अरेंज इन द सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मिलीमीटर पर क्यूबिक ब्लड। नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, जिसमें आपको शायद कुछ नया याद करने को मिल जाए, है ना, जो बच्चे हमेशा कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। मैं आपको ट्रिक बता दूं, है ना, आजकल बहुत बवाल मचा हुआ था NLM के ऊपर, है ना, आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, बट हाँ NLM जो है उस ट्रिक की मदद से हम इस सवाल को याद कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दे रहा है वो। वी कैन से सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखो, ट्रिक आपको याद कर रखनी है। पहली बार WBC की बात कर रहे हैं यहाँ पे। WBC के टाइप्स क्या होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ WBC। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट। इनके फर्दर डिविजन्स क्या हैं, तो ग्रेनुलोसाइट आपकी तीन तरह की होती हैं। पहले को आप कहते हो न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती हैं इओसिनोफिल्स, एंड थर्ड वी हैव बेसोफिल्स। यहां पे दो तरह की होंगी, एक होंगी आपके मोनोसाइट्स, एक होंगी आपकी लिम्फोसाइट्स।
सो दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कौन क्या होती है, किसके पास कैसा न्यूक्लियस होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनका नंबर देखना है कि कौन ज़्यादा मात्रा में है, कौन कम मात्रा में है। तो इसके लिए आप सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज NLMEB। सबसे ज़्यादा मात्रा में N होगी न्यूट्रोफिल्स, उससे कम लिम्फोसाइट्स, उनसे कम मोनोसाइट्स, उससे कम इओसिनोफिल्स, और उससे भी कम होगी आपकी बेसोफिल्स। ठीक है, दिस इज हाउ द ट्रिक यू कैन रिमेंबर NLM अब, या फिर EB। ई क्या होता है, एसिडोफिल्स भी कहते हैं ना इनको। तो NLM अब के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें से जो आपकी ये हैं ये आपकी 60% होती हैं, ये जो हैं आपकी 20% होंगी, 20 से 30%। मोनोसाइट्स जो हैं ये आपकी 5 से 6% होंगी। देन यू कैन से इओसिनोफिल्स आपकी 2 से 4% तक होंगी, और ये आपकी 0.5 से 1% तक होंगी। ठीक है, तो ये आपका नंबर है। अब इस क्वेश्चन पर अगर हम आए तो क्वेश्चन आप होपफुली खुद से मैच कर सकते हैं। ये कह रहे हैं आपको अरेंज करना है ज़्यादा से कम, तो सबसे कम का साइन दिया हुआ है, मतलब इस तरफ कम है और इस तरफ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम क्या होती है, बेसोफिल्स होती हैं। और देखो बेसोफिल्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बेसोफिल्स, फिर उससे ज़्यादा कौन है, लिम्फोसाइट्स, फिर कौन है उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स और एथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, उनसे कम प्लेटलेट्स हैं, उनसे कम आपकी WBC है। WBC में ये 3 दिए हुए हैं, सारे नहीं दिए आपको, सिर्फ 3 दिए हुए हैं। ठीक है, और वैसे आपसे पूछते कि कौन ज़्यादा कौन कम, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा आपकी एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, मतलब RBC, उनसे कम आपकी प्लेटलेट्स, और उनसे कम आपकी WBC। ये आपकी मिलियंस में होती है, ये आपकी लैख में होती है, ये आपकी सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में होती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 14th क्वेश्चन पे, जो आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कार्डिक आउटपुट ऑफ द हार्ट दैट हैज़ अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ दिस मच एंड दिस मच। चलिए भाई सॉल्यूशन करेंगे, मगर खुद से ट्राई कीजिए। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्डिक आउटपुट है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट। निकालो, देखें तो क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन ये लीटर में दिया है। तो अगर को 0.07 लीटर दिया है तो कितना मिलीमीटर होगा। सो यू नो ऑलरेडी इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 70 ml। और हार्ट बीट कितनी दी है, 90। दिस इज व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड हार्ट बीट इज गिवन टू अस, दैट इज 90 BPM। लगाएं फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया आपको 70 ml, इंटू हार्ट बीट कितनी दी है 90, दैट इज इक्वल्स टू 6300, दैट इज ml। अब इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज ऑप्शंस लीटर में दिए गए हैं आपको, क्योंकि आपको फाइंड करना है लीटर के अंदर। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 63,000, दैट्स इक्वल्स टू 06.30 या फिर 6.3, एक ही बात है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, सवाल मुश्किल नहीं है, बस हल्की सी कैलकुलेशन ऐड कर दी है ना, जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें नहीं आती है, बिकॉज हम नीट के बच्चे हैं, लेकिन हमें आती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग, आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को खुद से रीड कीजिए, पॉज द वीडियो, रीड इट बाय योरसेल्फ। देखें आंसर, कह रहा है प्रेशर इन द आयोटा इज एट इट्स लोवेस्ट। तो आयोटा में जो प्रेशर है वो कम से कम कब होगा, कम से कम प्रेशर कहाँ होगा। तो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट, और इस स्ट्रक्चर के अंदर वी हैव दिस आयोटा जो यहाँ से निकलेगी बाहर। तो इस आयोटा में आपको पता है वेल्व होती है, कौन सी वेल्व होती है, द वेल्व इज कॉल्ड एज सेमिलुनार वेल्व, है ना। अब सोचो, जैसे ये सेमिलुनार वेल्व ओपन होगी तो हाईएस्ट प्रेशर के साथ आपका ब्लड फ्लो करेगा आयोटा के अंदर, मतलब हाईएस्ट प्रेशर होगा। तो लोवेस्ट प्रेशर कब होगा, जब आपकी ये वेल्व बंद है, बिकॉज जब आपकी वेल्व बंद है तो आपकी आयोटा में ब्लड ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है तो लीस्ट प्रेशर है। तब कह सकते हो कि लोवेस्ट प्रेशर कहाँ होगा, जस्ट बिफोर सेमिलुनार वेल्व ओपन। सेमिलुनार वेल्व ओपन होने से जस्ट पहले, मतलब जब वो क्लोज है, तो क्लोजिंग के टाइम पे आयोटा के अंदर लीस्ट प्रेशर जनरेटेड होता है, लेकिन ओपन होने के बाद मैक्सिमम प्रेशर यहीं बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ट बिफोर एवी वेल्व, तो एवी वेल्व जो है वो आपके आयोटा से रिलेटेड है ही नहीं, बिकॉज एवी वेल्व यहाँ होती है, आयोटा यहाँ होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, HS1 जो होती है कब बनती है, हाँ जी, HS1 विच इज लब साउंड, एंड दैट इज फॉर्म ड्यू टू
क्लोजर ऑफ एवी वेल। अगेन एवी वेल हमारे इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। सेकंड हर्ट साउंड के टाइम पे तो आपको पता है जो आपकी डब साउंड होती है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वेल, लेकिन वंस अगेन वो क्लोजर की बात कर रहा है। प्रेशर कब होगा? जब क्लोज हो रखी है, तो वो तो नहीं हो सकता ना आंसर। और वैसे भी आपको पता है कि जो सेकंड हर्ट साउंड है वो दोनों की वजह से हो सकता है, ये वाली भी और ये वाली भी। यहाँ पे हमें इसकी बात करनी है, तो वो ऑप्शन अगेन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आपको पता है कि HS2 जो है वो क्या होती है? डब, एंड दैट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ SL वेल। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, आपको ये बताना है। उसके लिए ऑप्शंस रीड कर लीजिए ध्यान से, है ना। देखें साथ में, कह रहा है ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन्स। क्या ट्यूनिका मीडिया वेन्स में पतली होती है? तो सर ट्यूनिका मीडिया होती क्या है? तो दिस इज यू कैन से, हमने जब ब्लड वेसल्स पढ़ा था, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं, इफ़ यू वांट टू वॉच दीज चैप्टर्स, तो देखो हर सेशन का आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका वन शॉट तैयार है चैनल पे, उनके डिटेल लेक्चर्स भी तैयार हैं। तो आप सिंपली चैनल पे जाके उनको विजिट कर सकते हैं, एंड या फिर साथ में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे लक्ष्य सर और उस टॉपिक का नाम, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो ब्लड वेसल्स जो हैं आपके पास 3 होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स की जो लेयर होती है, मैं स्पेसिफिकली लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो पहली होगी एक्सटर्नल विच इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, है ना। सेकंड होगा ट्यूनिका मीडिया, एंड थर्ड इज ट्यूनिका इंटरना। फाइन, तो ये 3 लेयर्स होती हैं। इसमें से जो आपकी ट्यूनिका मीडिया है ना, ये थिकेस्ट होती है। वैसे तो इन तीनों से देखा जाए तो ये थिकेस्ट है, बट आई कैन ऑल्सो से कि आर्टरीज में जो ट्यूनिका मीडिया है इन आर्टरीज वो कैसी होती है? थिक होती है एज कंपेयर टू ट्यूनिका मीडिया इन वेन्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कैपिलरीज हैव द ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया देन एनी अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल। बिल्कुल सही है, कैपिलरीज जो होती है उनके पास सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा, बिकॉज वही है जो एक्सचेंज में पार्ट लेती है। ठीक है, तीसरा, एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड टिश्यू एंड ब्लड। तो पहली बात तो जो आपकी एक तो क्या है आपके पास, ये हो गया आर्टरीज और वेन्स, एक होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो जहां पे एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एंडोथेलियम। फाइन, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका रॉन्ग है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। जो कह रहा है एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू अकर्स विद द हेल्प ऑफ वेन्यूल्स, नहीं, वेन्स में एक्सचेंज नहीं होता, कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। कह रहा है रोल ऑफ स्प्लीन इन द मैमल्स। स्प्लीन का रोल क्या होता है? अब बच्चों को पहली बात तो पता नहीं होता कि स्प्लीन होता क्या है, हमारे होता कहाँ है हमारी बॉडी में, या बच्चों को नाम भी नहीं पता होता स्प्लीन है क्या। तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जो है ना स्प्लीन के बारे में वो सुन लो, एंड अगर आपको सवाल का जवाब पता है फिर भी सुन लो, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन है क्या, कहाँ होता है स्प्लीन? तो स्प्लीन जो है आपके सुपीरियर एब्डोमेन में पाया जाता है, सुपीरियर एब्डोमेन। ओके सर। सेकंड, जो आपका स्प्लीन है इसके दूसरे नाम क्या है? स्प्लीन को आप ब्लड बैंक भी कहते हो, और स्प्लीन को आप ग्रेवयार्ड भी कहते हो। ठीक है, ये दोनों नाम किसके हैं? स्प्लीन के नाम होते हैं। स्प्लीन सर होता क्या है, कैसा होता है, कुछ तो बताओ। तो स्प्लीन इज लाइक दिस वन, लाइक अ किडनी आपका ये अपीयर करेगा। इस स्प्लीन के ना 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका बेसिकली रेड पार्ट, जिसे आप रेड पल्प कह सकते हो। इसके 2 पार्ट हैं, एक है रेड पल्प और एक होता है वाइट पल्प। अब यहां आता है मेन फंक्शन इस स्प्लीन का। तो स्प्लीन के 2 काम होते हैं, पहला हीमोपोइटिक,
मतलब ये आपके आरबीसीज के वॉर्न आउट में, आरबीसीज के फॉर्मेशन में, आरबीसीज के रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा, और दूसरा इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आपको पता है कि जो आपका वाइट पल्प है वो प्रोवाइड करेगा वो, या फिर इट विल टेक पार्ट इन इम्यून सिस्टम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि जो आपका स्प्लीन है वो आपका एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में मदद कर सकता है। वहीं बात करें रेड पल्प के बारे में, तो रेड पल्प जो है ये आपका हीमोपोइटिक में अपना रोल प्ले करेगा। मतलब कि इसका काम होगा कि यार ये आपकी जो ओल्ड आरबीसीज हैं उनको वॉर्न आउट करे या फिर रिमूव करे। जो आपके आरबीसीज, आरबीसीज हैव हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसको रिसाइकिल कर लेंगे, हीम में से आयरन को वापस से रीयूज कर लेंगे। तो मतलब आरबीसीज को तोड़ के भी जो उसके अंदर काम की चीज़ें है ना वो हमें निकालनी है, तो वो ये स्प्लीन करेगा। तो सेकंड यू कैन से रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या होगा, आप कह सकते हो कि आयरन का रीयूज करना, ठीक है, ग्लोबिन को यूज करना वापस से, ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन को रिसाइकिल करना। ये सब काम जो होंगे ये आपके स्प्लीन के होते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन से कि ऑप्शन कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। तो स्प्लीन ऑफ द मैमल हैव हीमोपेटिक टिश्यू, यस। क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है, नो। एंटागोनिस्टिक प्रोड्यूस, नो। सॉरी एंजियोटेंसिन और किडनी को असिस्ट करेगा, नहीं। ये हीमोपेटिक है। और जो एम्ब्रियो होते हैं ना बचपन में, हमारे अंदर यही था जो बेसिकली आरबीसीज की फॉर्मेशन कर रहा था जब आपकी बोन्स नहीं बनी थी। तो दिस इज व्हाट वी कंप्लीट अबाउट द स्प्लीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन इज सेइंग एन इस्चेमिक इंजरी टू द हार्ट दैट डिस्ट्रॉयज योर मायोकार्डियल सेल्स, क्या कहते हैं उसको। तो देखो ये आपका कीवर्ड है, हर सवाल में ना कीवर्ड सोचना देखो, ठीक है। बायो में मार्क्स लेने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहली बात तो बच्चे रिवीजन कब बनाते हैं। बच्चों को लगता है कि यार हमें रिवीजन वाले नोट्स कब बनाने, जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। गलत। हर चैप्टर के साथ साथ ही हमेशा रिवीजन के नोट्स बनते हैं, बाद में जाके कभी नहीं बनते। दूसरी बात, बच्चे नोट्स कैसे बनाते हैं आई डोंट नो, लेकिन आपने नोट्स जो बना रखे हैं ना वो किसी भी कोचिंग के या कैसे भी आपने बना रखे हो, जब आप अपने खुद से रिवीजन नोट्स बनाओगे कि आपने 40 पेजेस के चैप्टर्स को आपने सिर्फ 3 स्टिकॉन्स में, स्टिकी नोट्स में कंप्लीट कर दिया, वहाँ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स पकड़ लिया ना, कीवर्ड्स बायो की नव्स होती है, तो कीवर्ड्स अगर पकड़ लिए तो ईजिली स्कोर आ जाता है आपका, है ना, वो बूस्ट करता है आपके स्कोर्स को। तो आइए सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, या 4 ऐसे नाम मैं आपको सिखा दूँ जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एंड अगेन इस क्वेश्चन को अगेन वापस मैं सजेस्ट करूँगा कि देख लेना एक बार। पहला जो वर्ड है आपके पास वो होता है बेसिकली मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, या जिसको आप एक और नाम से जानते हो हार्ट अटैक। ठीक है, बचपन में आई थिंक एक कार्टून भी आता था आर्ट अटैक, आर्ट अटैक, है ना। उसमें क्या था कि लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सिखा रहे थे। आई यूज्ड टू लव अ लॉट। उसमें एक मतलब हर किसी का बचपन का एक सुपर हीरो होता है। तो बचपन में मेरा जो सुपर हीरो था ना वो गौरव था। उसमें गौरव इज़ अ पर्सन जो बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट करता था। तो दैट इज़ समवन आई जस्ट लव्ड अ लॉट। तो इस नाम से मुझे हमेशा वो याद आता है, हार्ट अटैक, आर्ट अटैक, राइट। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो गया। दूसरा नाम क्या है आपके पास, दैट इज एंजीना पेक्टोरिस। तीसरा वर्ड है आपके पास दैट इज हार्ट फेलियर, और लास्ट है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अगर इन चार शब्द की अगर हम बात करें, पहला है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक। क्यों होता है, द रीजन फॉर दिस इज बेसिकली मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक जो होता है, इट इज़ बिकॉज यू कैन से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, डाइंग, और वी कैन से डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, डेथ ऑफ सम हार्ट मसल्स। तो अगर हार्ट मसल्स की डेथ हो रही है ना,
दैट बेसिकली लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बिकॉज आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। दूसरा वर्ड एंजिना पेक्टोरिस क्या है? बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक आपकी जो हार्ट में हल्का सा एक्यूट चेस्ट पेन आएगा। देयर इज एन एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है उसे आप कहते हो क्या? मायोकार्डियल एंजिना पेक्टोरिस। कई बार होता है ना बचपन में भागते भागते एकदम से दिल में एकदम से पेन होता है एंड व्हाट वी थिंक यार हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक नहीं है एक्चुअली में, वो आपका एंजिना पेक्टोरिस है विच इज़ एन एक्यूट चेस्ट पेन। जो सिम्टम है कि यार आगे जाके अगर मल्टीपल एंजिना पेक्टोरिस हुए ना तो वो हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन योर बेसिकली हार्ट फेल हो गया अपना काम करने के लिए, मतलब आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा आपके बॉडी पार्ट्स तक बिकॉज उसकी सेल्स डाई हो चुकी हैं, कुछ मसल्स मर चुकी हैं उसकी। तो वी कैन से व्हेन इनफ ब्लड इज नॉट सप्लाइड टू बॉडी पार्ट्स बाय हार्ट, या फिर वी कैन से व्हेन हार्ट फेल टू सप्लाई ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। जब आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है उसे कहते हैं हार्ट फेलियर। और लास्ट कार्डियक अरेस्ट, दिस इज द कंप्लीट स्टॉपेज। दिस इज व्हाट? दिस इज द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट। जब आपका हार्ट बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। आ जाए ऑप्शंस पे। हमने चारों वर्ड्स समझ लिए हैं, अगर आपको रिवाइज नहीं था तो रिवाइज हो गया होगा। चारों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है? जिसमें आपके ब्लड तक, आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो उसकी मसल्स डाई हो जाएंगी, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक। सेकेंड है एंजिना पेक्टोरिस, जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। तीसरा है हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया अपना काम करने में, मतलब कि आपके हार्ट जब कैपेबल नहीं हो आपके बॉडी पार्ट्स तक ब्लड सप्लाई करने के लिए, उसे कहते हैं हार्ट फेलियर। एंड इसी का एक और नाम होता है कंजेस्टिव लंग्स डिसीज या कंजेशन ऑफ हार्ट, है ना, कंजेशन ऑफ हार्ट। तो वो सिम्टम्स में आएगा, ब्रीथलेसनेस होगा, लंग्स तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाएगा। लास्ट इज कार्डियक अरेस्ट, कंप्लीट स्टॉपेज। अब आओ क्वेश्चंस पे। कह रहा है मायोकार्डियल सेल्स, अगर सेल्स की डेथ हो जाए तो सेल्स की डेथ किस में होती है? आपके हार्ट अटैक में। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल मी विच वन इज करेक्ट। तो आप खुद से रीड कीजिए फिर मैं सामने आऊंगा। देखें, वेगस नर्व डिक्रीजेज द रेट ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशन फ्रॉम द एस नोड एंड इट्स कंडक्शन। बिल्कुल सही है, जस्ट हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आपके जो ब्रेन से एक वेगस नर्व आती है जो ACH एसिटाइल कोलाइन लेके आएगी, और एसिटाइल कोलाइन जो होता है वो क्या करता है? एसिटाइल कोलाइन जो है ACH दैट बेसिकली रिड्यूसेस हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ACH। वहीं जो एड्रेनलिन होता है ना, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये वाले हार्मोन्स जो होते हैं ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। धक 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 धक, है ना। व्हेन यू सॉ समवन एट द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, तो वो वायलिन बजने लगा, वो तितलियाँ उड़ने लग गई, तो वो बेसिकली एड्रेनलिन का काम था, उसने आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, और जब आप सोते हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ACH सप्लाई बाय वेगस नर्व। ओके, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है एज द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। क्या ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है? सही है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्सेस कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द एक्शन ऑफ नर्व्स। क्या आपका हार्ट जो है वो नर्व्स के कंट्रोल में नहीं होता? नहीं होता, मतलब आपके जो हार्ट है उसको ब्रेन की सप्लाई, एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए कंडक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए वो मायोजेनिक है। लेकिन क्या आपका ब्रेन उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकता? क्या कंट्रोल करता है, बिकॉज आपका हार्ट में अगर ब्रेन की सप्लाई ना आए ना तो आपका हार्ट एरिदमिक हो जाएगा, है ना। देयर इज अ पॉइंट टू राइट हियर, दैट इज इफ नो सप्लाई टू हार्ट या नो सप्लाई ऑफ ब्रेन टू हार्ट, then in that case हार्ट बीट विल बी एरिदमिक। उस टाइम पे हार्ट बीट जो है ना वो एरिदमिक हो जाएगी, मतलब बीट तो करेगा लेकिन एक सीक्वेंस में बीट नहीं करेगा वो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। ये कह रहा है क्या ह्यूमन का हार्ट जो है वो ब्रेन जो है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता है, और वही उसे एक सही बीटिंग में लेके आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली रॉन्ग, दिस इज करेक्ट।
एंड ऑफ टी वेव इन ईसीजी मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सही है ना। आपके पास ये है P, देन वी हैव Q, वी हैव P, देन वी हैव QRS एंड देन वी हैव T। तो इसमें कह रहा है कि जो आपकी टी वेव है वो क्या दिखाएगी, बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या आप कह सकते हो कि ये जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, ये भी सही है, दोनों सही है ना, दिस इज करेक्ट। तो ए सही है, थर्ड सही है, फोर्थ कह रहा है इफ पी वेव इन ईसीजी इज इन्वर्टेड, अगर पी वेव को उल्टा कर दिया देन इट इंडिकेट्स दैट एसए नोड फेल्स टू इनिशिएट द इंपल्स। आपको पता है पी वेव का मतलब ही क्या होता है, दैट एसए नोड ने इंपल्स को इनिशिएट किया है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ एट्रियम का, जिसकी वजह से क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ। फाइन, तो हम कह सकते हैं कि यार पी वेव अगर उल्टी हो गई है तो इट इंडिकेट्स दैट एसए नोड फेल्स टू इनिशिएट द इंपल्सेस, सही है, एंड द एट्रियल मसल डीपोलराइज बाय इंपल्स जनरेटिंग एन एवी नोड। तो आपको पता है कि एसए नोड फेल हो जाएगा किसमें, इंपल्स बनाने में, और एट्रियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में फेल हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, बस सेकंड छोड़ दो, बाकी सारी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है आपने इसका आंसर क्या लगाया हो, इसका आंसर आपने शायद मुझे लगता है ऑल ऑफ करेक्ट लगा दिया होगा मेरे ख्याल से, एज फार एज आई कंसर्न। बाकी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये सवाल ना अच्छे सवाल है, इट्स नॉट समथिंग, ये वो सवाल नहीं है जो बहुत ही हार्ड है, ये वो सवाल भी नहीं है जो कि मतलब बिल्कुल ही PYQs उठा लिए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है, साथ में कुछ कुछ सवाल भी आपसे लग रहे हैं, और कुछ कुछ नई बातें आप जानते जा रहे हो, और इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी हैं। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। ओके, 20 सवाल कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड बताओ कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट देखो, बताओ कौन सा सही है। एज स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट, सही है, देयर रेट ऑफ बेसिकली हार्ट बीट जो है ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा, जो आपको पता है किस में होता है, इन द केस ऑफ स्मॉल एनिमल्स, इनमें क्या होगा, हार्ट रेट भी ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट, सिस्टोल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स नेवर ओवरलैप्स विद वाइल द डायस्टोल ऑलवेज पार्शियली ओवरलैप, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कोई किसी पे ओवरलैप नहीं करेगा, नो ओवरलैपिंग। तो ऑप्शन ये तो ए के बारे में था, ऑप्शन बी लाइक नो ओवरलैपिंग। थर्ड कह रहा है कार्डियक साइकिल टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, ये आप मुझे सोच के बताओ, है ना। इट्स लाइक अ वेरी गुड स्टेटमेंट जो बच्चे ना गलत करेंगे, मेरे को पता है। सोचो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखें, कार्डियक साइकिल का टाइम कह रहा है, यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है। तो वैसे तो देखो मुझे पता है कि आप लोग जानते हो कि कार्डियक साइकिल जो होता है, सी ऑप्शन अगर हम देखें तो कार्डियक साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। जितनी बार आपकी हार्ट की बीट हो रही है उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स हुई हैं। हम जानते हैं कि एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं, बिकॉज 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है। तो कार्डियक साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। लेकिन एक बार बताओ कि अगर को हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया, और आपको पता है कि एक कार्डियक साइकिल में आपको पता है कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का। एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, 72 कार्डियक साइकिल होती है। अब सोचो मैंने एक मिनट में नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल को इंक्रीज कर दिया, तो क्या टाइम डिक्रीज नहीं हो जाएगा, है ना। तो अगर को कार्डियक साइकिल का पूछा जाए कि कार्डियक साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, लेकिन आप कह सकते हो कार्डियक साइकिल का जो टाइम होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हार्ट रेट के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी अच्छा सवाल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल मैं आज को ठीक से लिख दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ सोच के क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही है ना, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हार्ट रेट के, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना।
दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ देर इज अ ब्लॉकेज बिटवीन द एवी नोड एंड एवी बंडल, हाउ विल दिस अफेक्ट द ईसीजी? तो एवी नोड और एवी बंडल, मतलब कि ये बात कर रहा है कुछ यहां पे, एवी नोड एंड एवी बंडल। तो अगर इनके बीच में कुछ ब्लॉकेज हो गया ना, तो पी आर इंटरवल वुड बी स्मॉलर। क्या जो आपका पी और आर का इंटरवल है, क्या वो छोटा हो जाएगा? या देयर वुड बी मोर पी वेव्स देन क्यू आर एस। तो आपको पता है कि दिस इज व्हाट वी हैव, है ना? तो देयर वुड बी नंबर ऑफ पी वेव्स, मोर पी वेव्स एज कंपेयर टू क्यू आर एस। क्या पी वेव्स ज्यादा हो जाएंगी एज कंपेयर टू क्यू आर एस? सोचो, यहां पे इंपल्स नहीं आ पा रहे हैं, नीचे इंपल्स नहीं आ पा रहे हैं, यहां से इंपल्स निकल चुके हैं। तो ऐसे नोट तो हो चुका है, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, मतलब पी वेव तो आएगी। क्यू आर एस वेव नहीं आ पाएगी क्योंकि यहां पे इंपल्स नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और वेंट्रिकल का सिस्टोल नहीं हो रहा, मतलब क्यू आर एस वेव नहीं बनेगी। तो वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर कंडक्शन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम कह सकते हैं ऐसे नोड तो वर्क कर रहा है, और अगर ऐसे नोड वर्क कर रहा है तो इसका मतलब पी वेव्स तो ज़्यादा होंगी। लेकिन जो आपका बेसिकली एवी नोड जो है वो काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग। तो अगर वो काम नहीं कर रहा, देन इसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्यू आर एस वेव जो है वो कम हो जाएंगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट वन। सारे सही हैं बस एक को छोड़ के। पढ़ लो ऑप्शंस। पॉज कर लिया, देखें। ट्यूबरकल कॉर्डने क्या होते हैं आपको पता है? कॉलमनर कॉर्डने कहाँ पाए जाते हैं? एट्रियम या वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स में। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इट हैज द ट्रेबिकुलाई कॉर्डने, दे आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स। सही बात कर रहे हैं ना? मस्कुलर रिजिस वेंट्रिकल्स में होते हैं और इसे कहते हैं कॉलमनर कॉर्डने, दिस इज करेक्ट। सेकंड, मस्कुलर पैक्टिनेटी कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल्स की वॉल में होते हैं क्या? तो बी जो है वो कह रहा है मस्क्यूलाई पैक्टिनेट। ये क्या है आपको पता है? रिजिस ऑफ एट्रियम। ये आपकी एट्रियम की रिजिस होती है, ना कि वेंट्रिकल्स की। दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देयर आर 3 पेपिलरी मसल्स इन द राइट एंड 2 इन द लेफ्ट। ये आप याद कर लीजिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि सी ऑप्शन जो है बेसिकली वी कैन से राइट वेंट्रिकल जो है ना, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, किसमें कितनी है? तो याद रखना कि राइट में आपकी 2 होती हैं, सॉरी 3 होती है, और लेफ्ट में आपकी 2 होती है। कौन? पेपिलरी मसल्स। एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहे हैं नैरोइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट वेल्व वुड कॉज ब्लड टू एक्यूमुलेट इन द लेफ्ट एट्रियम। सोचो, क्वेश्चन को रीड करो फिर साथ में करते हैं। पढ़ लिया? कह रहा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम मतलब इसकी बात कर रहा है। तो किस ब्लड वेसल के अंदर अगर स्टॉपेज हो जाए, किस वेल्व का स्टॉपेज होने की वजह से ब्लड आपके इस एट्रियम के अंदर एक्यूमुलेट रहेगा? तो अगर को हम चाहते हैं कि ब्लड इसी में एक्यूमुलेट रहे, राइट, फॉर ब्लड टू एक्यूमुलेट इन लेफ्ट एट्रियम, हमें क्या करना पड़ेगा? we need to stop blood to go in left ventricle। और बताओ वो कौन सा कनेक्शन है जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है? वो आपका मिट्रल वेल्व है। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन
only possible when mitral valve is you can say not working. जब आपकी मिट्रल वेल वर्क नहीं करेगी उस टाइम पे ब्लॉकेज होगा और आपका ब्लड आपके एट्रियम के अंदर रहेगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. राइट. 24th क्वेश्चन. हाँ जी, देखो थोड़े से सवाल लंबे हैं बिकॉज नीट में सवाल ऐसे ही आते हैं कि यार लेंदी क्वेश्चन, टाइम निकले फटाफट से और फिर आप क्वेश्चन ना कर पाओ. तो इसी की प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी है. रीड कीजिए सवाल को. वेगस नर्व डिक्रीजेज द रेट ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशन इन द एस नोड कंडक्शन. बिल्कुल सही है. जो आपका वेगस नर्व है वो क्या करता है? वेगस नर्व बेसिकली ऑप्शन ए में वेगस नर्व जो है वो ACH रिलीज करवाता है. दैट बेसिकली रिड्यूसेस द हार्ट बीट. नेक्स्ट, एज द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक. हमने क्वेश्चन कर लिया है शायद ना. वी हैव डन दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. शायद ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं. कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द नोडल musculature of the heart has the ability to generate the action potential without any external stimulus. because हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है इट्स टॉकिंग अबाउट मायोजेनिक हार्ट. और आप जानते हैं कि यार मायोजेनिक हार्ट में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती. राइट. तो ये सही है बिकॉज इट हैज अ muscular nodal tissue which is a special tissue जिसे आप SA node कहते हो. That's the reason. Next, AV node is located in the right ventricle close to AV septum. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, we have this right atrium और यहां कहीं पाया जाता है आपका AV node. तो अगर आपसे पूछूं बताओ AV नोड के लोकेशन बताओ तो क्या बताओगे? तो बॉस AV नोड की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है? इट इज लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम या फिर लोअर लेटरल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम. ठीक है, वहां पाया जाता है आपका. तो ये बात कर रहा है वेंट्रिकल्स की कि आपका जो ये है कौन AV नोड, क्या ये आपके वेंट्रिकल्स में होता है? नहीं, दिस इज रॉन्ग. तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो वन टाइम होता है, 1 मिनट नहीं होता. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सी ऑप्शन देखा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल एट अ टाइम. एक बार में कितना ब्लड उसने पंप आउट किया है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू हाउ मच? यू कैन से 70 ml. ठीक है. और वहीं अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट अगर कह दिया जाए, that's equals to cardiac output which is equals to 5 liter approximately 5040, right? So this is a difference and you can say this is also wrong statement. That means which one is correct? Only first is correct, option number C. Yeah, option number D, sorry. Okay, option number D is the correct answer. Done है. 26 क्वेश्चन पे आते हैं. बिल्कुल हार्ड नहीं मारनी है. जो यहाँ तक टिका है वो आगे तक भी टिकेगा. लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से निपटाते हैं इनको, है ना. कह रहा है अ पर्सन ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज एन एंटीजन A एंड B एंटीबॉडीज ऑन द ब्लड प्लाज्मा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम सिंपली क्या मेंशन कर सकते हैं कि अगर को ऑप्शन नंबर ए के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं, वी हैव RBC. कह रहा है पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर O है तो फॉर O ब्लड ग्रुप आपको पता है नो एंटीजन बट A एंड B एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा होनी चाहिए. सब लोग अग्री करते हैं इस बात से? तो ये सही है. नो प्रॉब्लम इन दिस. सही है. अ पर्सन विद बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ए. बिल्कुल सही है ना. फॉर बी ए वाला बी को डोनेट नहीं कर सकता, मिसमैचिंग हो जाएगी.
इस तरीके से याद रखें। तो याद रखना है तो आपको इस चार्ट को आप याद कर लो। कौन सा चार्ट? कि वी हैव ए ब्लड ग्रुप या वी हैव ओ ब्लड ग्रुप, वी हैव ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आप लिख लो ए, यहाँ पे आप लिख लो बी। कैसे याद रखोगे? ओ वाला ए को दे सकता है, ओ वाला ए बी को भी दे सकता है, ओ वाला बी को भी दे सकता है। ओ वाला अपने आप को तो दे ही सकता है, ए वाला भी अपने आप को दे ही सकता है, बी वाला भी अपने आप को दे ही सकता है, और ए बी वाला भी अपने आप को दे ही सकता है। बाकी ए वाला भी बी को दे सकता है, ये भी इसको दे सकता है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस होल प्रोसेस। ओ वाला ए बी और बी तीनों को दे सकता है, ए बी वाला तीनों से ले सकता है, ए वाला ए को ही दे सकता है या फिर ओ से ले सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, बी से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। दैट्स इट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि ब्लड ग्रुप इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। दिस इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है? बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप होता है कि भाई आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, दैट विल डिफाइन यू। मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 3 ब्लड ग्रुप रखे हैं, बताओ कौन सा क्या है, तो आप ना उस आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है वो पहचान लो। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी, कोई भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो बेसिस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। ये होता है किसी ब्लड ग्रुप को पहचानने का तरीका। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द आरबीसी एंड दिस आरबीसी हैज ए एंटीजन, दैट मीन्स ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये है आपका ब्लड ग्रुप ए। अगर आरबीसी है जिस आरबीसी के ऊपर बी ब्लड ग्रुप है या बी एंटीजन है, तो आप कह सकते हैं दिस इज ब्लड ग्रुप बी। दोनों है ए बी और बी बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। कोई भी नहीं है, देन ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ओ। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट 27th क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट विल हैपन टू आइसोलेटेड आरबीसी व्हेन प्लेस इन डिस्टिल्ड वाटर। नाउ अगर आपने आरबीसी को डिस्टिल्ड वाटर में रखा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी, है ना, इट विल ब्रस्ट। क्यों? सिंपल सी बात है, इफ वी हैव दिस आरबीसी हियर और आसपास क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर, और आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर में कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, मतलब इसमें सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मीन्स इट हैज़ लेस सॉल्यूट, और लेस सॉल्यूट का मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम होगा, पानी बाहर से अंदर आएगा, दे विल बी एन एंडोऑस्मोसिस। और जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो इट विल रिजल्ट इन द ब्रस्टिंग ऑफ सेल, है ना। और वहीं अगर इसको हमने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में रख दिया तो फिर स्वेल कर जाएगी, बिकॉज पानी क्या होगा बेसिकली यहाँ पे अभी स्वेल करेगी, स्वेल करके फर्स्ट ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रस्टिंग होगी बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। अगर लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा? श्रिंक कर जाएगी। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इट विल श्रिंक और ब्रस्ट, इट विल ब्रस्ट। ओके, 28th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेशो ऑफ डब्ल्यूबीसी टू आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या होता है, मतलब कितनी मात्रा में कौन या कम ज़्यादा होती है? तो प्लेटलेट्स को हटा दो, बाकी इसका रेशो आप याद कर सकते हैं, आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी। ज़्यादा कौन है? आरबीसी ज़्यादा होती है मिलियंस में, डब्ल्यूबीसी सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में होती है, तो इसका रेशो बनता है आपका रेशो इज 600:1। दिस इज द रेशो, बिकॉज यू नो आपकी आरबीसी जो होती है ये आपकी मिलियंस में होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, है ना। वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में या प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं पहले। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये आपकी कुछ लैक्स में होती है ना। तो 5 to 7 लाख या 10 लाख आप कह सकते हैं।
और वहीं WBC की बात करें, WBC जो होती है ये आपकी कुछ 1000 में होती है, 5 से लेके 7000 तक पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, तो रेशो जो है आपका क्या बनेगा, रेशो बनेगा WBC का RBC के हिसाब से 600:1। इसने WBC का RB के हिसाब से पूछा है तो आप कह सकते हैं 1:600। ऑप्शन नंबर डी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा है डोनर X एंड रेसिपिएंट Y बिलोंग्स टू द सेम ब्लड ग्रुप। मतलब कोई ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का तो पंगा है ही नहीं यहाँ पे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जाए तेल लगाने तो देर इज नो रिलेशन, नो प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप। उसने खुद कह दिया कि भाई ब्लड ग्रुप सेम है दोनों का, लेकिन RH वाला सेम नहीं है। ये कह रहा है कि ट्रांसफ्यूजन हैज लीड टू द RBC एग्लूटिनेशन। मतलब फाइटिंग हो गई है, मिसमैचिंग हुई है, फिर भी स्टिल मिसमैचिंग, स्टिल मिसमैच, अभी भी मिसमैच हो गया है। तो क्या कारण होगा उसका? तो आप कह सकते हैं अगर अभी भी मिसमैच हुआ है ना तो भाई RH में कुछ पंगा हुआ होगा। रीजन इज RH ब्लड ग्रुप की वजह से ही मिसमैचिंग हुई होगी। देखते हैं। और मिसमैचिंग कब होती है आपको पता है? अगर हम देखें तो वी हैव दिस RH पॉजिटिव, मतलब इसके पास RH एंटीजन होगा, दैट इज वाई दिस ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। अगर को हम नेगेटिव वाले पर्सन का, मतलब इफ दिस पर्सन इज RH नेगेटिव, मतलब इसके पास कोई एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका ब्लड इसके ऊपर डालें, इफ दिस इज द डोनर एंड दिस इज द रेसिपिएंट, क्या लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इफ दिस इज द रेसिपिएंट प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि डोनर के पास कुछ है ही नहीं जो इसके पास जाएगा। इट्स लाइक नथिंग इज गोइंग देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई अगर उल्टा कर दें हम, है ना, ये केस 1 है आपका। अगर केस 2 की बात की जाए, केस 2 में अगर को दिस इज अगेन ये RH नेगेटिव पर्सन है एंड हमने इसको ब्लड दे दिया किसका? RH पॉजिटिव वाले का। तो RH पॉजिटिव के पास क्या है? RH एंटीजन है, और ये वाला एंटीजन अगर इसके अंदर जाएगा तो ये तो नेगेटिव था, इसने कभी देखा ही नहीं एंटीजन कैसा होता है। अब कोई नया मेहमान घर पे आ रहे तो आप पहले पूछोगे ना, भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ये तो नहीं कि उसको सीधे अंदर आन दोगे। तो बेसिकली अगर को ये RH नेगेटिव ने कभी एंटीजन देखा ही नहीं है तो फिर ये फाइट मार देगा एंड दिस विल बी मिसमैच, दिस विल बी मिसमैच। यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो किस में होगा दिक्कत। आपको पता है कि अगर X जो है वो डोनर है, तो डोनर अगर पॉजिटिव होगा और रेसिपेंट, ये डोनर है ये रेसिपेंट है, डोनर पॉजिटिव और रेसिपेंट नेगेटिव, तब प्रॉब्लम होती है। तो अगर डोनर पॉजिटिव और रेसिपेंट नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज द केस जहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट 30 क्वेश्चन कह रहा है फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, अगर ब्लड को सेफली ट्रांसफर करवाना है तो क्या नहीं होना चाहिए, या मतलब क्या इनमें से क्या होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी, रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RBC ऑफ डोनर। आपको एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखनी है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है कि रिएक्शन ऑलवेज अकर बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज और डोनर का एंटीजन, इनके बीच में फाइट होती है। अगर एग्जांपल लेके दिखाऊं तो एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे मान लो आपको पता है A वाला पर्सन B को नहीं दे सकता ब्लड, मिसमैचिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज जो A पर्सन का ब्लड ग्रुप है, मान लो वो A है, इट हैज़ A एंटीजन, और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? प्लाज्मा में होंगी B एंटीबॉडीज। दिस इज ब्लड ग्रुप A। इसका ब्लड अगर आपने दिया, ये डोनर है, ठीक है, रेसिपिएंट कौन है? B ब्लड ग्रुप, मतलब RB, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? B का मतलब क्या है? कौन सी एंटीजन्स होंगे? B एंटीजन्स होंगे, और कौन सी एंटीबॉडी होंगी? एंटीबॉडी B होंगी।
अब रिएक्शन किसके बीच में होती है, ध्यान रखना, रिएक्शन होती है हमेशा डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज के बीच में। यहां पे सॉरी ए एंटीबॉडीज होंगी, है ना, बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडीज होंगी बी ब्लड ग्रुप के अंदर। तो इनके बीच में होगी फाइट, और इनके बीच में जब फाइट होगी, अगर कोई सेम है तो फाइट मार देंगे, सेम नहीं है तो फाइट नहीं मारेंगे। आप देख पा रहे हैं ए और ए सेम है, तो ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी के बीच में फाइट हो जाएगी, दैट मीन्स दे विल बी द केस ऑफ मिसमैचिंग। तो रेसिपेंट शुड नॉट कंटेन द एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरबीसीज ऑफ डोनर। जो डोनर की आरबीसीज है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फाइट हो जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। होपफुली आपको ये सब सवाल क्लियर होंगे। एंड यार देखो, अगर इतना आसान तो है नहीं, है ना, अगर हमें बैठना है प्रॉपरली सवालों को लेके, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो यार फिर डॉक्टर कैसे बनोगे, है ना। 1 घंटा सिट ठीक से बैठ के सवालों को समझना, सवालों को लगाना, इतना तो यार डॉक्टरी मांगती है ना। तो अगर आप इतना लास्ट तक देखते आए हैं इस सेशन को, तो बिलीव मी, सारे लेक्चर देखिएगा, डेफिनेटली ये सवाल काफ़ी अच्छे सवाल हैं एंड यू विल रियलाइज इट कि यार नीट में सवाल आपके बन जाएंगे बायोलॉजी में एटलीस्ट। ठीक है, तो मेक श्योर कि यार आप इन सवालों को ठीक से लगा रहे हो और सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ कंसिस्टेंट। हम भी कंसिस्टेंट है, आप भी कंसिस्टेंट रहिएगा, और विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, स्टिल यू कैन सर्च लक्ष्य सर एंड उस टॉपिक का नाम ऑन यूट्यूब, आप सिंपली उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो मिलेंगे हमारी आने वाली क्लास में, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।